हेलो हेलो हेलो। चलो ठीक। चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भी आपके सामने हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आज का जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं। आपको बताऊं कि केमिस्ट्री के अंदर हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक है हमारे पास में। उस टॉपिक का नाम है साथियों यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। और मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट जो थे वो समझा दिए थे। अगर आपने इससे पहले दो क्लासेस देखी होंगी, ये साथियों हमारे पास में आज देखी जाए तो दूसरी तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले वाली क्लास की अगर मैं बात करूंगा तो इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट को समझ लिया था। तो हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी। केमिस्ट्री के अंदर देखिए बेटा, हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे मैटर इन अवर सराउंडिंग को लेके। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा था कौन सा, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और ये टॉपिक मैंने शुरुआत की थी। इस टॉपिक के अंदर हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होते हैं, इनके बारे में समझा दिया था। ठीक है, चलो। यस। तो हमने देखिए बालक बैटर के बारे में यहाँ पे सारी सारी बातें समझ ली थी। अब जो मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूं ना, इस कंसेप्ट को सुनो बेटा, क्योंकि अब जो फैक्ट आएंगे हमारे सामने वो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत कुछ नया जो है वो जानने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। अभी कमेंट्स मैं बाद में पढ़ूंगा क्योंकि कमेंट्स आप जो होते हैं वो बाद में करेंगे। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ सबके सब। देखिए बालक, देखिए हमने ये बात समझी थी कि जो पदार्थ होते हैं भैया, तो पदार्थ के हमारे पास में बहुत सारी अवस्थाएं मिलती है। तो पदार्थ की होती है साथियों जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टेट, जिसे बोलते हैं भौतिक अवस्थाएं। और भौतिक अवस्था यहाँ पे पांच प्रकार की होती है, पांच टाइप की होती है, जिसमें सॉलिड्स होता है, लिक्विड होता है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। इसके बारे में हमने सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ ली है कि नहीं, ये मैंने बता दिया था। अब मैं जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा साथियों, अब हम बात करेंगे इसी के अंदर और डिटेल से, जिसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जिसे बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब कैसे किसको बढ़ाने पर किसको घटाने पर यहाँ पे अवस्थाएं जो होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसको लेके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन जाते हैं। आइए समझते हैं उनके बारे में कि कैसे यहाँ पे चीजों को बढ़ाने पर, चीजों को घटाने पर हमारी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे आप ये देखो कि एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। अब मुद्दा बनता है कि ऐसा क्या होता है कि जिस पर सॉलिड भी बन जाती है, गैस भी बन जाती है, लिक्विड भी बन जाती है, कि ऐसे क्या होता है कि किसके बनने से क्या बनता है। तो उसी को लेके हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं कंसेप्ट है समझाने वाला हूं। आओ पहले यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपको हर एक चीज को क्लियर करने वाला हूं। देखो, देखिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, सुनो। देखो, अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है साथियों जिसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट। सुनो, हम जब बात करते हैं अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में, तो अवस्थाओं के परिवर्तन को बेटा इंग्लिश में जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट को हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में साथियों कहते हैं सीधे सीधे यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलते हैं, अवस्था में परिवर्तन बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है, सर अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली हमारे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अवस्था में जो परिवर्तन होता है, किसी भी अवस्था के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। कहने को तो बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन हमें सब फैक्टर नहीं पढ़ने, हमें दो मुख्य कारक पढ़ने हैं। तो पहला जो मुख्य कारक के साथ वो है हमारे पास में टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को यानी कि तापमान को बढ़ाने पर, तापमान को घटाने पर यहां पे अवस्थाओं में सीधे सीधे परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा जो मुख्य कारक है साथियों उसका नाम है प्रेशर। प्रेशर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो प्रेशर को साथियों हिंदी में बोलते हैं दाब। इसको यहां पे दबाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास में दो मुख्य कारक होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ये दोनों कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चेंजेस करते हैं। अब मैं लॉजिकली एक चीज है जो बताता हूं, लॉजिकली जरा समझो। देखो, आप जब यहां पे किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु के अंदर क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। आप जैसे ही यहां पे टेम्परेचर को क्या करोगे साथियों, बढ़ाना शुरू कर दोगे। देखो, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बताओ जल्दी से, है कि नहीं। तो उस पदार्थ के अंदर साथियों पाए जाने वाले जो बहुत से पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, गति कर देंगे। गति मतलब उनके अंदर यहाँ पे जो मोशन है वो बढ़ जाएगा। मोशन बढ़ेगा मतलब वो इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे। जैसे एग्जांपल समझो, आप किसी कमरे में बैठे हैं,
आप आराम से चिल होके बैठे थे, चिल होके बैठे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सडनली आपका कमरा यहाँ पे गर्म होना शुरू हो गया, आपके आपके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, आप कहेंगे भैया गर्मी लग रही है भयंकर, आप इधर से उधर चलना शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने नीचे का फर्श भी गर्म कर दिया, जिस फर्श पर पहले बैठे थे, अगर मैंने उस फर्श को भी क्या करती है गर्म कर दिया, अब आप क्या करोगे भैया? अब तो मैं सिंपल सी बात है भागना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सकता, एक जगह पे अपने कदम को रख ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो चीज कैसी गर्म है। तो आपकी गति बढ़ जाएगी, आपका मोशन बढ़ जाएगा। इससे होता क्या है साथियों, इससे कहीं ना कहीं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से साथियों ये होता यह है कि उसके अंदर पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ती है? तो सॉलिड की कम होती है, लिक्विड की और ज्यादा होती है, और गैस की सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे अवस्थाओं में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना? सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा। तो ये इसके पीछे मेन रीजन है जो माना जाता है। मतलब ये है कि तापमान के बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड बन जाती है, लिक्विड गैस बन जाता है। इसी तरह से तापमान को ठंडा करने पर यहाँ पे गैस जो होती है साथियों लिक्विड बन जाती है, लिक्विड यहाँ पे सॉलिड बन जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि किसमें किसका कन्वर्जन होता है, किसको क्या कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मैं समझाने वाला हूं कि लेटेंट हीट ऑफ हीट क्या होती है, यहाँ पे फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट जो मिलने वाला है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सारा का सारा कोई चीज फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये जो डायग्राम आपके सामने आया बेटा, ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे कुछ कंडीशंस को लेके कुछ टेबल दी गई है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये हमारे पास में गैस है। देखो, तो हमारे पास में ना पहले कुछ अवस्थाओं के क्षेत्र दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है जिसे बोलते हैं सॉलिड। ये सॉलिड है, ये ठोस है। इसके बाद यहां पे साथियों जो मिलने वाली अवस्था है, इस अवस्था को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं लिक्विड। आप जानते हैं तरल अवस्था है। और ये जो अवस्था है हमारे पास में, इसे बोलते हैं गैस। अब आपके सामने टेबल दिया गया, इसी टेबल से इसके सारे क्वेश्चन है जो बन जाएंगे। आइए यहां पे देखिए, हम बात करते हैं मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग क्या होती है? देखो, मेल्टिंग क्या होता है साथियों, मेल्टिंग जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। जब यहां पे सॉलिड से क्या बनती है, लिक्विड बनती है, सॉलिड से लिक्विड बनती है। मतलब जब यहां पे तापमान बढ़ेगा, तापमान कम होगा, देखो, तो जब यहां पे तापमान को बढ़ा दिया जाता है उसे बोलते हैं मेल्टिंग। इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो इस वाली कंडीशन में क्या देखिए, इस वाली कंडीशन में साथ में तापमान जो है वो यहां पे बढ़ा दिया गया है। अगर तापमान को यहां पे कम कर दिया जाए, तापमान कम करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया तो जो लिक्विड होता है साथियों सॉलिड बन जाता है। देखो, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो जो ठोस होती है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इसे बोलते हैं मेल्टिंग, इसे बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई पानी है, अब पानी का मैंने तापमान कम कर दिया, जैसे आपने क्या किया, पानी को फ्रिज में डाल दिया, तो पानी को जैसे फ्रीजर में डालेंगे तो पानी क्या होती है भैया, बर्फ में बदल जाती है। तो पानी का जैसे ही आपने तापमान कम किया उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, इसे बोलते हैं हिमीकरण, इसे बोलते हैं हिमांक। अभी मैं बिंदु बताऊं कि कौन कौन से बिंदु होते हैं, डोंट वरी। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आ जाओ, दूसरा है हमारे पास में वाष्पीकरण, जिसे बोलते हैं एवोपरेशन। ये एवोपरेशन कब होता है? एवोपरेशन होता है, देखो ध्यान से, कि मान लीजिए कि हमारे पास पानी है बाहर, अब इस पानी को आपने खुला छोड़ दिया, तो ये पानी भी है क्या होता है, कुछ समय के बाद गैस बन के हवा में उड़ जाती है, गैस बन के हवा में उड़ जाती है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, दो तरह की चीज होती है। एक होता है साथियों यहाँ पे खुले बर्तन, एक होते हैं बंद बर्तन। दोनों बर्तनों के अंदर यहाँ पे चीजें होती हैं, दोनों बर्तनों के अंदर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप ये समझना साथियों कि जो एवोपरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, जो कंडेंसेशन होती है, ये किस में होती है? खुले बर्तन में होती है, बंद बर्तन में होती है, खुले बर्तन में होती है। तो एवोपरेशन साथियों कभी भी बंद बर्तन में नहीं की जाती, ये हमेशा किस में की जाती है? खुले बर्तन में की जाती है। क्या आपको इतनी सी बात यहां पर क्लियर है? ये बहुत प्यारा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत प्यारा पॉइंट है कि हम जब भी बात करते हैं वाष्पीकरण के बारे में साथियों, तो वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होती है, इट इज ऑलवेज बी इन ओपन बर्तन, जिसे ओपन वेसल बोलते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, पूछूंगा आपसे एग्जामिनेशन में कि समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी जो भाप बन के उड़ता है वो क्यों उड़ता है? भैया वाष्पीकरण के कारण, जिसे बोलते हैं एवोपरेशन के कारण। समझ में आ गई छोटी सी बात? अगर आपसे पूछें, बताओ कि पेट्रोल को और डीजल को यदि खुला रख दिया जाए तो पेट्रोल डीजल उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है? वाष्पीकरण के कारण। हमारे बाहर जो कपड़े हम सुखाते हैं, तो बाहर जो कपड़े होते हैं वो क्यों सूख जाते हैं? वो होते हैं वाष्पीकरण के कारण। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो पानी होता है साथियों, वो गैस बन के, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो जब तापमान बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो होती है साथियों, वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे बोलते हैं वाष्पीकरण।
इसी का उल्टा होता है जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। इसमें जब गैस के तापमान को कम किया जाता है तो गैस का तापमान कम होकर यहां पे द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि सर यहां पे हम जब बात करते हैं जब कोहरा हो जाता है तो कोहरा हो जाने पर साथियों यहां पे क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। आप समझते हो बर्फ कैसे? कोहरा होता है, बर्फ जम जाती है, पाला पड़ जाता है। तो सर्दियों के मौसम में ये चीज हमें देखने को मिलेंगी, अभी मैं समझाऊंगा। तो गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं इस वाले पॉइंट से, जिसे बोलते हैं निक्षेपण। देखो यहां पे देख लो कि अगर मैं सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दूं, सॉलिड को गैस में मतलब देखो ये हमारे पास में सॉलिड है। अब सॉलिड अगर सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में जाए, मतलब आपने यहां पे किसी भी चीज को जलाया और जलाने के बाद वो पिघली नहीं, वो सीधी सीधे गैस में परिवर्तित हो गई, इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। कि बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड में बदले जब सॉलिड यहां पे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग अपने घर के अंदर बेटा कपूर जलाते हैं, क्या जलाते हैं? कपूर। देखो ध्यान से, हम जब अपने घरों में कपूर जलाते हैं तो कपूर जो होती है जिसको हम यहाँ पे कैम्फर बोलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। हमारे घरों के अंदर ही साथियों हम जब बात करेंगे तो बहुत से एग्जांपल्स और भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयोडीन को लेके, तो आयोडीन जो है वो इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। कपूर जो होता है साथियों इसका एग्जांपल होता है। आपको बताऊं कि हमारे घरों के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं ड्राई आइस का, या हम जब बात करते हैं कभी मान लीजिए बाहर कोई इवेंट होता है, इवेंट मतलब शादी पार्टी होती है, आपने नोटिस किया होगा, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा सारी सारी, डोंट वरी। तो शादियों के अंदर हम ड्राई आइस का यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसी के अपोजिट आ जाइए, जब गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बिना लिक्विड में बदले, मान लीजिए गैस है, गैस यहां पे सीधी सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में बदले, इस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षेपण। और निक्षेपण को अंग्रेजी में साथियों कहा जाता है डेपोजिशन। तो ये हमारे पास में एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल समझना, मैं एक एक करके आपको बहुत सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन 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 इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखो होता क्या, ये तो प्रोसेस का नाम है। जैसे पूछेंगे फ्रीजिंग क्या है साथियों, तो फ्रीजिंग यहाँ पे एक होने वाली प्रोसेस है। अगर मैं बात करता हूं फ्रीजिंग के बारे में, तो फ्रीजिंग क्या भैया बताओ? तो फ्रीजिंग तो होने वाली एक प्रक्रिया है। अब ये जो प्रक्रिया होती है ये किस तापमान पर होती है? इस प्रक्रिया को होने के लिए किस बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, उस बिंदु का नाम अलग होता है। जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सॉलिड से हम लिक्विड बनाते हैं, अगर किसी ठोस को गर्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के बाद वो क्या होगा? तरल अवस्था में आ जाएगा, जिसे बोलते हैं लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये बताओ कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने, जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पे बर्फ है, मैंने तुरंत आग लगाई और तुरंत आग लगाने पर ये सीधे सीधे बर्फ में बदल जाएगा। किसी ना किसी तापमान के बाद वो बदलना शुरू करेगा ना। तो जिस पॉइंट के बाद, जिस बिंदु के बाद वो बदलेगा, उस पॉइंट को एक पॉइंट, उसको एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। तो वो चीज अलग होती है। तो आप गलनांक बिंदु को बेटा गलनांक नहीं कह सकते, ये प्रोसेस है और वो एक बिंदु होती है, वो टेम्परेचर होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से सारी सारी बातें बताने वाला हूं। अब जल्दी से बताओ मुझे, छोटे से भाई बहन जल्दी से कमेंट के अंदर, क्या इतनी सी बात छोटी सी क्लियर हो गई है? अभी इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन क्या इसमें किसी प्रकार से दिक्कत है? सर समुद्र सूखता क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि जितना समुद्र से पानी वाष्पीकृत होता है ना, उससे ज्यादा पानी जो होता है समुद्र में वापस आ जाता है। सर धूप में कपड़े सूख जाते हैं, उसमें क्या होती है बेटा? धूप में कपड़े सूखते हैं, उसमें होता है वाष्पीकरण, उसे बोलते हैं एवोपरेशन। देखो जरूरी नहीं होता कि, अभी हम पढ़ेंगे साथियों कि एवोपरेशन के लिए सिर्फ धूप चाहिए होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके, है ना? बहुत सारे इसके यहाँ क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे इसके कारक होते हैं। आइए मैं एक एक करके आपको सारी की सारी बातें समझाता हूं। आओ यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ी तरीके से कि फ्यूजन क्या होता है, और हम जब बात करते हैं तो अन्य अन्य प्रोसेस क्या होती है। आइए सबसे पहले साथियों हम जिस प्रोसेस पे बातचीत करने वाले, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। हम यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। आइए देखिए,
तो सब्लिमेशन क्या होती है साथियों? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पदार्थ होते हैं ये बिना द्रव्य में बदले, बिना लिक्विड में बदले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीधे सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है बताओ जल्दी से? कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ठोस पदार्थ होता है ये बिना लिक्विड में बदले, बिना बिना तरल अवस्था में बदले सीधे सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। आप यहां पे देख पाओगे जरा एनिमेशन। ओहो ओहो, एक मिनट रुक जाओ बेटा, आपको जरा मैं इसका बढ़िया सा एनिमेशन दिखाता हूं। इसकी एनिमेशन वाली फाइल मैंने लगाई नहीं अभी तक, ऐसे कैसे हो सकता है? रुक जाओ, अभी के अभी मैं एनिमेशन बता रहा हूं, ठीक है? अरे रुको, तुम्हारे सारे के सारे सवालों के जवाब अभी क्लास में मिलने वाले, डोंट वरी, बस 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट के अंदर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। देखो ये हमारे पास में सब्लिमेशन है, ये हमारे पास में देखो सब्लिमेशन है। आप यहां, अरे चल जा भैया, चल जाओ ना। तो बाबू क्या हो गया आपको? क्या दिक्कत है? इतने हाई एनिमेशन की आप सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे? नो नो, हो तेरे बिना जिंदगी से कोई। हाँ यहां देखो, तो हमारे पास में देखिए एनिमेशंस की तरफ बता रहा हूं। देखो ये जैसे ये हमारे पास में ड्राई आइस है जिसे बोलते हैं सूखी बर्फ। आप लोगों ने इसको देखा होगा सूखी बर्फ के बारे में, है कि नहीं? हम जब बात करते हैं देखो, तो सूखी बर्फ जो होती है साथियों वो सीधी सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है बिना लिक्विड में बदले। तो ये हमारे पास में क्या है साथियों? तो ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है। अच्छा भैया ऐसे और भी क्या पदार्थ होते हैं जिसके अंदर सब्लिमेशन होता है? बताओ जल्दी से, सबके सब ध्यान से देखो। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ड्राई आइस। अगर मैं बात करता हूं ड्राई आइस के बारे में, तो जो सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ जो होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। हमारे घरों में साथियों इसका यूज करते हैं। आपके बहुत सारे जो इवेंट होते हैं तो इवेंट में साथियों इसका इस्तेमाल है जो किया जाता है, किसका? सूखी बर्फ का इस्तेमाल है जो किया जाता है। तो ड्राई आइस के अंदर इसका एग्जाम्पल मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो आयोडीन इसका एग्जाम्पल होता है। आयोडीन के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है साथियों? किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का। फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है बेटा नेप्थलीन। नेप्थलीन की बॉल्स क्या होती है? आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घरों के अंदर ऐसी छोटी छोटी बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को यहाँ पे कीटाणु से या कपड़ों के अंदर यहाँ पे कीड़ों से बचाने के लिए। ये नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं, इनको हम कैम्फर बॉल्स भी बोलते हैं। तो ये देखना धीरे धीरे खत्म हो जाती, गायब हो जाती है बिना लिक्विड में बदले। इनके अंदर भी कौन सी प्रोसेस होती है साथियों? इनके अंदर भी यहाँ पे सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे जिंक के पदार्थ होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, कुछ यहाँ पे जिंक के पदार्थ होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे सब्लिमेशन होता है। आपको बताऊं साथियों, जब यहाँ पे धरती से सल्फर गैस निकालते हैं, हमारे मान लीजिए जैसे बहुत सारी खदानें होती है, माइंस होती हैं, तो बहुत सारी माइंस के पास में सल्फर मिलता है। अब दिक्कत क्या है कि सल्फर इतना खतरनाक है कि वो सीधी सीधी गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सल्फर के अंदर बहुत सी गैसें बनती हैं जो सीधी सीधी क्या होती हैं, हमारे वायुमंडल में मिल जाती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सल्फर बहुत खतरनाक है, सल्फर इज नॉट गुड, सल्फर खतरनाक होता है, ठीक है? ये बात मैंने बता दी है। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछा सके कि मरकरी को अगर गर्म करते हैं तो मरकरी भी क्या सब्लिमेट होता है? देखो मरकरी ना सीधे सीधे सब्लिमेट नहीं होता। हम पढ़ेंगे साथियों कि मरकरी यहाँ पे सीधे सीधे सब्लिमेट नहीं होता है। मरकरी को सब्लिमेट करने के लिए हमें बहुत सारे मिक्सचर्स में ऐड करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि मरकरी जो होता है वो सीधे सीधे सब्लिमेट नहीं होता है। हाँ, उसके पदार्थ को यदि मिश्रण में बना दिया जाए, है ना, तो वो सब्लिमेशन की प्रोसेस में आ सकता है। लेकिन ऐसा मत बोला कि मरकरी इज द बेस्ट एग्जांपल, आप ये नहीं कह सकते। तो जो एग्जांपल्स है, मैं एग्जांपल्स जो बेस्ट है वो बताने वाला हूं। ये कौन कौन से एग्जांपल होने वाले हैं देखो ध्यान से। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास में कपूर। आप जैसे कपूर को जलाते हैं तो कपूर जो होता है सीधे जलता है और गैस में बदल जाता है। हमने देखा होगा बोला अच्छी तरह से कि हमारे घरों में कपूर जलता है तो कपूर को जैसे जलाएंगे वो सीधी सीधी गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या कपूर साथियों हमारे लिक्विड में बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है साथियों वो कौन सा है? नेप्थलीन। आपको बताऊं कि नेप्थलीन की बॉल्स आती हैं, तो नेप्थलीन के अंदर भी कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल साथियों बनता है अमोनियम क्लोराइड। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा अमोनियम क्लोराइड के बारे में तो फॉर्मूला पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, NH4Cl। तो ये जो हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड जो पाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है बालक?
तो अमोनियम क्लोराइड जो है साथियों वो भी एग्जांपल है किसका, यहां पे बताओ, तो वो भी एग्जांपल है हमारे पास में सब्लिमेशन का। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है, बहुत प्यारा बन जाता है। जैसे कि एग्जामिनेशन पूछेंगे, बताओ कि अगर हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड को यहां पे किसी मिक्सचर से अलग करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड है और मैंने इसको मिला दिया किसके साथ, नमक के साथ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे नमक है और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड है। अब मुझे नमक को और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, कैसे अलग करेंगे बताओ जल्दी से, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो बहुत आसान तरीका है, आपने नमक को और अमोनियम क्लोराइड को लिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको गर्म करना शुरू कर दिया। हमें यह पता है साथियों कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें सब्लिमेशन हो सकती है। सब्लिमेशन मतलब ये सीधी सीधे गैस बन के उड़ जाएगी। जैसे आप यहां पे इसको गर्म करोगे तो अंदर यहां पे जितना भी अमोनियम क्लोराइड है वो सारा का सारा उड़ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक रह जाएगा। तो ऐसे हम यहां पे चीजों को अलग कर सकते हैं। आपने सर अगरबत्ती जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, देखो बेटा अगरबत्ती जो है ठोस है और ठोस बनके सीधी सीधी गैस में परिवर्तित हो रही है। देखो वो पूरी की पूरी ठोस तो नहीं बन रही, उसका कहीं ना कहीं जो पदार्थ है वो बीच में रह रहा है। अगर आप कहेंगे सर अगरबत्ती जो होती है अगर वो पूरी की पूरी जल जाग की खत्म हो जाती, उसका कोई ना कोई मलबा तो रह जाता है। तो बेटा अगरबत्ती यहां पे जलाने पे ठोस में परिवर्तित नहीं हो रही है, तो अगरबत्ती है, मतलब वो सॉलिड ही है, उसमें स्टेट में चेंज हो ही नहीं पा रहा, उसका मतलब उसमें पदार्थ में परिवर्तन हो ही नहीं पा रहा। आप ये मत कहना कि हर 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 किसी के अंदर पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी को जला दोगे, क्या लकड़ी पानी बनता है, नहीं बनता। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पदार्थ में परिवर्तन हो जाए, ये खास तापमान पे ही होता है, मैं यही बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब पदार्थ में परिवर्तन है वो हर जगह पे देखने को मिलेगा, कभी कभी बिना पदार्थ में परिवर्तन किए भी साथियों यहां पे चीजें हो जाती हैं। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। जैसे कागज है, अब कागज को मैं जला दूंगा, आप कहेंगे सर कागज तो लिक्विड बना नहीं, ये सीधी सीधी गैस बन गया। बेटा कागज गैस नहीं बना, कागज में देखा जाए ध्यान से तो कागज के अंदर नीचे बहुत सारा मलबा रह गया है, उसकी सिर्फ ऊर्जा बदली है कि नहीं, उसकी सिर्फ ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है बालक, चलिए अब इसके बाद हमारे पास में बनता है जिसे बोलते हैं एंथ्रासीन। देखो एंथ्रासीन भी एक पदार्थ होता है जो हमारे केमिस्ट्री में है, मतलब केमिस्ट्री में मतलब हमारे रासायनिक रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा साथियों किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। तो एंथ्रासीन जो होती है वो भी किसका उदाहरण है साथियों, हमारे पास में सब्लिमेशन का। बेंजोइक अम्ल जिसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसका यूज भी साथियों किया जाता है किसके अंदर, सब्लिमेशन के अंदर। तो ये सीधे सीधे उदाहरण है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कंफर्म है। तो ये मैंने उदाहरण है जो बता दिए किसके, सब्लिमेशन को लेके। आप इससे ज्यादा क्वेश्चन मत करना, मैं पहले बताने वाला हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना, कंफर्म है। अच्छा एक चीज को सुनो, आप कहेंगे सर कि एवोपरेशन में और सब्लिमेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि एवोपरेशन में और सब्लिमेशन में डिफरेंस क्या है। देखो अभी मैं बेटा इसके बाद मैं आपको एवोपरेशन ही पढ़ाऊंगा। देखो मैं बताऊं इसके बाद मैं आपको एवोपरेशन ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी पॉइंट्स पर होता है। तो डोंट वरी, अभी क्लास जब खत्म कर लोगे ना आप लोग, तो आप लोग क्लास को खत्म करने के बाद आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। तो ये हमने बात की किसके बारे में, सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या होती है, सीधे सीधे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना है, गैस में कन्वर्ट होना। तो भैया सीधे सीधे जब यहां पे सॉलिड जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में यहां पे कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए, अब इसके बाद यहां पे इसका अपोजिट है। अपोजिट की हम जब बात करते हैं, इसको जरा समझो, जो हमारे पास इसका अपोजिट होता है साथियों इसे बोलते हैं डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या चीज होती है बताइए। डेपोजिशन का साथियों मतलब होता है सीधे सीधे निक्षेप हो जाना। निक्षेप मतलब, ठीक है, निक्षेप का साथियों मतलब होता है कि जब यहां पे अपोजिट है, अपोजिट मतलब उसका उल्टा है। जब यहां पे ठोस, देखो यहां पे सॉलिड से हमने जब क्या किया, गैस बनाई थी, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अब मान लो कि गैस सीधे सीधे बिना लिक्विड में बदले, बिना तरल अवस्था में बदले यहां पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलते हैं डेपोजिशन, उसे बोलते हैं निक्षेप हो जाना। तो जब यहां पे गैस जो होती है वो सीधे सीधे ठोस कणों में बदल जाती है,
बिना लिक्विड में बदले। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं निक्षेप प्रोसेस, इसे बोलते हैं डेपोजिशन प्रोसेस। आप समझ गए कि डेपोजिशन कैसे होती है। अब मजेदार बात तो यह है कि डेपोजिशन के भी हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जैसे मान लीजिए सर्दियां बहुत है, अभी भयंकर सर्दी चल रही है भैया, जहां पे मैं हूं उस क्षेत्र में तो भयंकर ठंड है, भयंकर ठंड है, मतलब कश्मीर भी फेल है अभी तो मेरे आगे, हमारे जगह के आगे। सही बता रहा हूं भाई साहब, जिस जिस पॉइंट अभी आप मेरा को अभी कैमरा में देख नहीं पाओगे भैया, यहां पर हीटर चल रहा है, ऊपर सारी लाइट चालू है, ठीक है, बीवी बार बार आके चाय पिला के जा रही है, और क्या चाहिए जीवन में, इसे ही बोलते हैं परमानंद, है कि नहीं। लेकिन ठंड बहुत है भैया यहाँ पे देखो। तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे डिपोजिशन के बारे में, तो डिपोजिशन देखो कि जब ऐसे मान लीजिए पत्तियां हैं, अगर पत्तियां ठंड के मौसम में बाहर रखी जाए तो इसमें ऑटोमेटिकली बर्फ जम जाती है। अब ये बर्फ जमी कैसे? देखो हवा के अंदर यहाँ पे नमी होती है, हवा जो ठंड के समय जो हमारे आसपास की एयर होती है साथियों, उस एयर के अंदर यहाँ पे ह्यूमिडिटी की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। तो मान लीजिए जैसे ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में हमारे आसपास की जो हवा है साथियों, उस हवा के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होगी? देखो नमी की मात्रा ज्यादा होगी। अब ये नमी क्या होती है? तो नमी होती है साथियों हमारे पास में ह्यूमिडिटी। अब ये बताओ कि हमारे आसपास की हवा में ऑलरेडी यहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा है, तो मतलब नमी किससे आती है? तो नमी आती है सीधी सीधे पानी से। ये पानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जम जाता है, इसका मतलब है सीधी सीधे हवा जम जाती है। तो आप देख पाओगे ना कि जब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड बन जाती है, बर्फ जैसे बन जाती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे पाला पड़ जाना, इसे बोलते हैं निक्षेपण, इसे बोलते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। आप जरा यहाँ पे देखो कि हमारे पास में कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं जो डेपोजिशन के देखे मिलने वाले हैं। आओ, और ये मैं एग्जांपल्स जो बता रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। तो डेपोजिशन का मतलब सीधी सीधी क्या होता है कि जब यहाँ पे गैस जो होती है किसमें बदल जाती है? जब यहाँ पे गैस सीधी सीधी किसमें बदल जाए भैया बताओ? यहाँ पे सॉलिड में बदल जाए। आप जब यहाँ पे गैस को सीधी सीधी सॉलिड में बदल देंगे, उसे क्या बोलते हैं? डेपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बालक, तो ये हमने बात यहां पे समझी। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो पहला एग्जांपल समझो। पहला एग्जांपल कौन सा है? तो पहला एग्जांपल है साथियों यहाँ पे फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं पाले का पड़ना। सर पाला क्या होता है? देखो बेटा ये मत बोलना कि मेरा भूत से पाला पड़ गया, मेरा किसी और से पाला पड़ गया, मेरा किसी और से पाला पड़ जाएगा। ये पाला पड़ना अलग होता है और तुम्हारा पाला पड़ना अलग है, मेरा पाला पड़ना अलग है। यहां पे साथियों पाला पड़ने का मतलब होता है भयंकर ठंड हो जाना। देखो होता है क्या साथियों, जो पाला पड़ने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, जब कोल्ड बहुत ज्यादा होती है, तो कोल्ड बहुत ज्यादा होने से साथियों होती है कि हवा के अंदर जो पाया जाने वाला पानी होता है, सुनो, तो हवा के अंदर पाया जाने वाला जो पानी होता है वो यहाँ पे जम जाता है। जम जाता है मतलब वो यहाँ पे सॉलिड हो जाता है। देखो ध्यान से, तो हवा के अंदर जो पाए जाने वाले क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं पाला पड़ जाना। उसे क्या बोलते हैं? पाला पड़ जाना। क्लियर सारी बातें? तो वायु के अंदर पाए जाने वाले जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर्स होती है, वो सीधे सीधे ठंडी हो जाती है, उसे बोलते हैं पाला पड़ जाना। पाला पड़ना मतलब ये जो है, ये जो आप फोटो देख पाएंगे ना, इसे बोलते हैं पाला पड़ जाना। जिसे बोलते हैं भैया कि हमारे यहाँ पे ओस जम जाती है। अपनी भाषा में, आपकी लोकल भाषा के अंदर हो सकता है आपने इसे ऐसा पढ़ा होगा कि भैया हमारे आसपास बहुत सारी जो ओस है, ओस, तो ओस जो होती है वो जम जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पाला पड़ना बोलते हैं। ठीक है, तो पाला पड़ना हो जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ? दूसरा एग्जाम्पल है साथियों यहाँ पे हिमपात बनना, जिसे बोलते हैं स्नो फॉर्मेशन हो जाना। अब आपसे पूछेंगे सर स्नो फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो अगर आप कभी यहाँ पे बर्फीले क्षेत्र में गए होंगे तो बर्फीले क्षेत्र में बर्फबारी होती है, और हमारे यहाँ पे नॉर्मल क्षेत्र में क्या होती है? बारिश होती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सुनो, जब ऊपर से पानी टपकता है ना साथियों, तो वो यहाँ पे बड़े बड़े आइस के फॉर्म में होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा साथियों, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा बरस जाए तो पानी के साथ साथ में ओले पड़ते हैं। कभी फील हो आपके साथ में? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ओले देखे? ओले 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 ओ, देखो ओले क्या होते हैं मैं बता दूं कि ओले यहाँ पे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। सुनो, जैसे ये जो ओले होते हैं ना, ये बर्फ के क्या है साथियों? यहाँ पे आइस बॉल्स होती हैं। आइस बॉल्स मतलब ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। जब ये हमारे वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडल के अंदर हमारा पृथ्वी का साथियों जो वायुमंडल है, तो अगर मान लो कि ये हम रहते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो ओले जब ऊपर से गिरते हैं तो वायुमंडल में क्या करेंगे साथियों? इनमें घर्षण होगा। घर्षण मतलब वायुमंडल में फ्रिक्शन होगा, और इस कारण से इनका टेम्परेचर बढ़ता है,
और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है साथियों, पानी के रूप में हो जाती है, जिसे बोलते हैं वाटर फॉर्मेशन बन जाता है। मतलब हमारे बादलों से तो क्या निकले, ओले निकले। अब बादलों से जब ओले निकले तो ये ओले नीचे पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा फ्रिक्शन करते हैं, इतना ज्यादा घर्षण करते हैं कि ये घर्षण करने से इनका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ते 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 हमारी सतह पर, हमारी पृथ्वी पर ये किस रूप में गिरते हैं, ये गिरते हैं साथियों किस रूप में, पानी के रूप में। लेकिन मान लीजिए कि आप बर्फीले क्षेत्र में रह रहे हैं। अब आप बर्फीले क्षेत्र में रहोगे तो बर्फीले क्षेत्र में आसपास का एनवायरनमेंट भी कैसा है, ठंडा ठंडा है। अब ऊपर से ओले गिरे तो इतना ज्यादा तापमान नहीं बढ़ा ओलों का कि वो यहां पे पानी में बदले, तो वो यहां पे बर्फबारी हो जाती है। आप समझ गए? तो बर्फबारी जो होती है वो इसी कारण से होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि बर्फबारी के अंदर जो यहां पे बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी में ये बताओ कि पानी गिरता है या फिर सीधे सीधे सॉलिड पदार्थ गिरते हैं? आप कहेंगे सर बर्फबारी के अंदर सीधे सीधे ठोस पदार्थ गिरते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहीं पे बर्फबारी हो रही है, कहीं पे साथियों ओला गिर रहा है, तो ये बर्फ होती है, ये जो ओला होता है, ओला ये किस रूप में गिरता है, ठोस रूप में या फिर द्रव्य की अवस्था में, ठोस रूप में। अच्छा, ये ओला अलग है और चलाने वाला जो ओला होता है वो अलग होता है। आप मेरी बात को समझ लोगे? ठीक है, समझ गए ना? देखो अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको हर एक चीज में समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा भैया एग्जाम्पल हमारे पास में केमिस्ट्री का है। तीसरा एग्जाम्पल देखो वो है कौन सा, आयोडीन का यहां पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। अगर आप आयोडीन के साथ गैस को उठाते हैं, सुनो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कहीं पर आयोडीन की गैस है, आयोडीन की गैस है, ये देखो आयोडीन की गैस, ये हमारे पास में आयोडीन की गैस है बहुत सारी। इस आयोडीन की गैस को मैंने उठाया और ठंडा कर दिया, तो ये आयोडीन की जो गैस होती है ठंडा होने के बाद सीधी सीधे सॉलिड हो जाती है, ये लिक्विड में नहीं बदलती। मतलब आयोडीन की गैस को अगर मैंने उठाया, बंद किया और ठंडा कर दिया, तो ठंडा करने के बाद साथियों क्या होता है, वो सीधे सीधे यहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिना लिक्विड में बदले। तो एग्जामिनेशन में याद कर लो कि हम जब बात करते हैं आयोडीन के जो भाप होती है वो किसका उदाहरण है, वो यहां पे साथियों किसका उदाहरण है बताओ जल्दी से, वो यहां पे निक्षेप का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की जो भाप होती है वो सीधे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को जरा समझिएगा। चलो ठीक है, तो हमने ये बातें समझी कि बातें किसकी बेटा, तो ये सारी की सारी बातें निक्षेप की। निक्षेप मतलब जिसे बोलते हैं डिपोजिशन। क्योंकि मैं बता दूं किताबों के अंदर आप जब जाओगे ना, आपको एक डेफिनेशन तो मिल जाती है, एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड किताब हो, आप उसको खोल के देख लीजिए, आपके पास निक्षेप की मतलब डिपोजिशन की उदाहरण जो एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं, आपको निक्षेप के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। बहुत ही कम किताबें हैं जहां पे इसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। चलिए अब आते हैं सबसे मेन वाले पार्ट पर, जिसका नाम है एवोपरेशन। और ये मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। आइए मैं आपको एक सारी की सारी बातें बताता हूं बहुत ही बड़ी तरीके से। हैव अ लुक ऑन दिस। यहां पे देखो, देखो आपको मैं बताऊं सर वाष्पीकरण का मतलब क्या है। बेटा बहुत प्यारा पॉइंट बता रहा हूं, सुनो। आप में से बहुत से बच्चे जो होंगे उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, वाष्पीकरण जो होती है साथियों, वो हमेशा सतह से होने वाली प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है? सतह से होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वाष्पीकरण जो होगा वो नीचे से होगा। वाष्पीकरण कहां से होगा? सीधी सीधे सतह से होने वाला है। तो ये सतह से होने वाली प्रोसेस होती है, इस बात को जरा समझिएगा। अब आप कहेंगे सर कि सतह से कैसी प्रोसेस होती है, किस तरह से होती है, इसको जरा एग्जांपल बता दो सबके सब। देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, उस छोटे से डायग्राम से आपसे दो चीजें पूछूंगा, ठीक है? कंफर्म है? चलो मान लो कि मेरे पास एक सेकेंड, मान लो कि मेरे पास दो बर्तन है। मेरे पास देखो, सुनो सुनो इधर बेटा, बोर्ड पे आ जाओ सबके सब। देखो मेरे पास दो बर्तन है, एक बर्तन यहां पे ये है और एक बर्तन मेरे पास यहां पे ये भरा पड़ा है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कि कहां से वाष्पीकरण की प्रोसेस शुरू होने वाली है। एक है साथियों हमारे पास में पॉइंट नंबर ए, और एक है हमारे पास में पॉइंट नंबर बी, और एक है हमारे पास में पॉइंट नंबर सी।
अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं इनको नीचे से गर्म कर रहा हूं, देखो इनको मैं नीचे से गर्म कर रहा हूं। कहां से गर्म कर रहा हूं? नीचे से गर्म कर रहा हूं। मतलब मैंने क्या किया, बर्तन को नीचे से गर्म करना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कि कहां से जो वाष्पीकरण की प्रोसेस है, एवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। आपको एक बात याद रखनी है साथियों कि एवोपरेशन जो होती है हमेशा सरफेस से होती है। भले ही नीचे से आप किसी बर्तन को गर्म कर रहे हैं, किसी भी बर्तन को गर्म कर रहे हैं, लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि सबसे पहले नीचे का पानी उड़ेगा ना। सबसे पहले कहां का पानी उड़ेगा भैया? सबसे पहले ऊपर का पानी उड़ेगा। बोलो जल्दी से भैया, ऊपर का पानी सबसे पहले क्यों जाएगा? इसके पीछे रीजन बता दो। ऊपर का पानी इसलिए जाएगा साथियों क्योंकि ऊपर के पानी के अंदर यहां पे गति करने की क्षमता कैसी होती है? ज्यादा होती है। ऊपर के जो यहां पे हम बात करते हैं साथियों, जो मॉलिक्यूल्स होंगे या ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब इस पानी के ऊपर सतह पे, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो जल्दी से क्या करेंगे? ऊपर की तरफ गति कर देंगे। तो आपसे पूछेंगे कि कहां से शुरुआत होती है, तो हमेशा साथियों यहां पे बता दूं कि एवोपरेशन जो होता है सतह से होता है। यहां पे पॉइंट नंबर बी से, पॉइंट नंबर सी से एवोपरेशन होने वाला नहीं है। आप समझ गए? तो एवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है ये हमेशा कहां से होती है? सरफेस से होती है। इट इज ऑलवेज बी सरफेस फिनोमेना। तो पहला कंसेप्ट तो आपको ये समझना है कि एवोपरेशन जो होती है साथियों सरफेस फिनोमेना होती है, सतह से होती है। कम समझ गए? छोटी सी बात। अब एक चीज को और सुनो ध्यान से, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। देखो कि एवोपरेशन के अंदर साथियों हमेशा क्या होता है? तो एवोपरेशन के अंदर साथियों हमेशा हीट लॉस होता है। मतलब हमेशा जो ऊष्मा होती है वो बाहर निकल जाती है। अब ये बताओ कि अगर मैं किसी क्षेत्र से आपका यहां पे सारा का सारा तापमान कम कर दूं, या मान लीजिए किसी जगह से मैं आपकी ऊष्मा खींच लूं, तो अगर किसी जगह पे साथियों ऊष्मा खींच लूंगा तो वो क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा? आप कहेंगे सर उस जगह का तापमान यहां पे कम हो जाएगा। उस जगह का तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। बोलो जल्दी से। टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका मतलब हमें कैसा लगने वाला है? ठंडा ठंडा या गरम गरम? तो ये सिंपल सी बात है, ठंडा ठंडा लगने वाला है। अब एग्जांपल समझाता हूं, देखो ध्यान से। आप लोगों ने कभी पेट्रोल को अपने हाथ पे डाला है? कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि पेट्रोल भरते समय गलती से थोड़ा बहुत जो पेट्रोल है आपके हाथों पे लग गया हो? एनी वन ऑफ यू? आप देखना ध्यान से, जब आप अपने हाथों पर या अपनी उंगलियों पर थोड़ा बहुत पेट्रोल लगा लोगे तो आपको ठंडक का एहसास होता है, ठंडा ठंडा लगता है। ये नहीं लगता कि पेट्रोल गरम गरम है, ना ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों होगा? देखो पेट्रोल के अंदर क्षमता होती है वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसका रीजन समझो भैया। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भैया? तो बॉइलिंग पॉइंट को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। मतलब पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि पेट्रोल बहुत ही कम तापमान पे जल्दी से उड़ जाता है। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? एक ऐसा तापमान जिसमें कोई वस्तु तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को यहां पे गैस बनने के लिए 100 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक मैं 100 डिग्री का तापमान नहीं दूंगा पानी यहां पे उड़ेगा नहीं। पानी यहां पे भैया, पानी यहां पे भाप नहीं बनेगा। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? पानी यहां पे उड़ेगा नहीं। लेकिन हम जब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो एवोपरेशन होता है साथियों, एवोपरेशन जो होती है ये किसी भी तापमान पे हो जाती है, किसी भी तापमान पे होती है। आपसे मैं पूछूंगा, बताओ कि यहां पे हम जब बात करते हैं एवोपरेशन के बारे में, तो एवोपरेशन होती है वो किसी एक टेम्परेचर पे होती है, किसी भी तापमान पे होती है, किसी भी तापमान पे हो जाती है। जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से। आप जानते हैं भैया कि पानी है, पानी को यहां पे भाप बनने के लिए, पानी को साथियों भाप बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। हम सबने ये बात पढ़ी है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बात नहीं पता हो। और जिसको नहीं पता हो साथियों, मैं माफी चाहूंगा, पढ़ाई बंद कर दो। जिसको अभी तक ये नहीं पता कि पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, वो कृपया करके पढ़ाई बंद कर दे। प्लीज बता रहा हूं, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है? अब जरा यहां पे सुनो। पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री का तापमान चाहिए। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर दी? एवोपरेशन के अंदर भी तो पानी यहां पे उड़ जाता है, पानी भाप बन जाता है। मैं वही बता रहा हूं साथियों कि एवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सरफेस पे होती है और इसे होने के लिए किसी भी तापमान की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं पूछूं, बताओ कि रात के समय यहां पे क्या समुद्र से पानी उड़ता है भाप बन के? बिल्कुल उड़ता है। क्या दिन के समय पानी भाप बन के उड़ता है? बिल्कुल उड़ता है। जैसे मान लीजिए कभी यहां पे मौसम ज्यादा अच्छा है तो पानी जल्दी उड़ जाएगा। जैसे गर्मी के मौसम होते हैं तो गर्मी के मौसम में साथियों कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण तेज होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में कपड़े धीमे सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि वाष्पीकरण धीमे होता है। सूखते जरूर हैं, सीखते जरूर, मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े सूखते नहीं है, सूखते जरूर हैं लेकिन धीमे धीमे सूखते हैं।
तो ये बात समझना पड़ेगा आपको बहुत ही बढ़िया कि एवोपरेशन जो होती है साथियों सरफेस फिनोमेना होती है, किसी भी तापमान पे होती है, ये तापमान पे डिपेंड नहीं करती। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर है? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है कि एवोपरेशन कैसी प्रोसेस है, किसी भी तापमान पे होने वाली है, फिर हम जब बात करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने वाली है, किसी भी तापमान पे हो जाती है। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनको देखो। तो प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट हमारे सामने पहले बनता है, बहुत ही बढ़िया, जैसे पानी है। देखो तो पानी यहाँ पे जो उबलता है वो कितने वो उबलता है, मैं बता चुका हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है ना, हम जब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस पे होती है, और एक किसी भी तापमान पे, मतलब किसी भी तापमान पे ये प्रोसेस हो सकती है, चाहे पानी ज्यादा गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये किसी के अंदर भी हो सकती है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं बालक, इस पॉइंट को सुन लो, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। देखिए आपसे पूछेंगे, बताओ कि जो एवोपरेशन होती है जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिसपे हमारा वाष्पीकरण डिपेंड करता है। वाष्पीकरण मतलब हम जब बात करेंगे साथियों, यहां पे जो एवोपरेशन होती है वो डिपेंड करती है, आइए किस किस पे डिपेंड करती है, मैं एक एक करके आपको सारे के सारे फैक्ट यहां पे समझा देता हूं कि हमारा जो वाष्पीकरण होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। आइए देखो, पहली प्रोसेस दी गई है जिसे बोलते हैं सतह क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं सरफेस एरिया। दूसरा है हमारे पास में तापमान में वृद्धि, जिसे बोलते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरा है साथियों जिसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, जिसे बोलते हैं आर्द्रता। और चौथा है यहां पे वायु की गति, जिसे बोलते हैं विंड स्पीड। ठीक है, आओ यहां पे देखो, एक एक करके समझो बहुत बढ़िया तरीके से। देखो सबसे पहला हमारे पास में क्या पॉइंट दिया जा रहा है, बताओ। सबसे पहला भैया हमारे पास में सरफेस एरिया। अगर मैं पूछूं आपसे, आप कपड़े सुखाते हैं कभी? भैया रोज सुखाते हैं। आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को यहां पे कैसे सुखाते हैं, यहां पे फटकार के और खोल के सुखाते हैं, या कपड़ों को भी ये बंद करके सुखाते हैं? अगर मान लीजिए जैसे ये मैं जो पहना हूं, अगर मुझे जल्दी सुखाना है, इसे मैं फैला दूंगा, जितना ज्यादा फैलाऊंगा तो कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे। और मान लीजिए जैसे मैं गुड़ी मुड़ी कर दूं, गुड़ी मुड़ी मतलब किसी भी तरह से पटक दूं, तो अगर इसका गुच्छा बना के मैंने पटक दिया तो ये थोड़ा लेट सूखेगा। तो आपके पास जितना ज्यादा एरिया होता है सुखाने के लिए, एवोपरेशन की जो रेट होती है साथियों उतनी ज्यादा अधिक होती है। अब मैं पूछूं, बताओ कि नदी और समुद्र है, तो नदी और समुद्र में से किसका एवोपरेशन हाई होने वाला है, किसका एवोपरेशन तेज हो जाएगा, किसका वाष्पीकरण तेज होगा? ये सिंपल सी बात है, नदियां जो होती है वह आड़ी टेढ़ी होती है। लेकिन हम जब बात करते हैं समुद्र कैसा होता है, खुला खुला होता है। समुद्र का सरफेस एरिया कैसा होता है, ज्यादा होता है। नदियों का सरफेस एरिया कम होता है। यही रीजन है साथियों कि समुद्र के अंदर जो वाष्पीकरण होती है वो ज्यादा होती है। आपको बताओ कि इसी प्रोसेस के माध्यम से हम समुद्र से क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद क्या किया, धूप में गर्म कर धूप में छोड़ दिया। धीरे धीरे पानी उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, सारा का सारा पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो समुद्र से नमक बनाने की जो प्रोसेस होती है, ये समुद्र के पानी के द्वारा जो नमक बनाई जाती है वो किस प्रोसेस से बनाई जाती है, वाष्पीकरण की प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, एवोपरेशन के थ्रू बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट समझ गए, अगर एरिया ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो दूसरा देखो भैया, तापमान में वृद्धि। अगर जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी साथियों एवोपरेशन बढ़ जाता है। गर्मियों के अंदर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। सर्दियों में कपड़े कम सूखते हैं, टेम्परेचर डाउन होता है। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे वाष्पीकरण भी कैसा है, ज्यादा। तीसरा है साथियों आर्द्रता, जिसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, सुनो। ह्यूमिडिटी से होती है साथियों हवा में पानी की मात्रा। मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे देखो, हम जब भी कभी बात करते हैं किसके बारे में, यहां पे आर्द्रता के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बालक, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है साथियों, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में, किसमें, हवा में यहां पे जलवाष्प की मात्रा। सर जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प साथियों इंग्लिश में कहते हैं वाटर वेपर्स। तो हवा के अंदर यहां पे जलवाष्प की मात्रा, जिसे बोलते हैं साथियों वाटर वेपर्स इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर। तो उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता बोलते हैं। अब मेरी बात को समझो, जैसे समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं,
अगर आप में से कोई यहाँ पे समुद्र किनारे रहता है साथियों, वो जानते कि वहां की जो हवा होती है बहुत ज्यादा नमी वाली होती है, चिपचिपी हवा होती है। जब बरसात हो जाती है तो बरसात के बाद बहुत ज्यादा चिपचिपा लगता है ना, चिपचिपा चिपचिपा लगता है। क्यों लगता है भाई चिपचिपा चिपचिपा? इसका रीजन समझो, क्योंकि आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब हवा के अंदर यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ेगी, जब वाटर वेपर्स की मात्रा बढ़ती है, तो अब ये बताओ सबके सब ध्यान से कि ऑलरेडी यहाँ पे हवा में किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा है। जब हवा के अंदर साथियों पानी की मात्रा होती है तो उससे हमारी एवोपरेशन बढ़ेगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही रीजन है साथियों, जब बरसात होती है तो बरसात वाले दिन यहाँ पे कपड़े कम सूखते हैं। अगर मान लीजिए बरसात वाला दिन था, बरसात होके खत्म हो गई, पानी बरस गया, अब पानी बरसने के बाद आपको चिपचिपा चिपचिपा लग रहा है, बहुत पसीना आ रहा है साथियों, उस मौसम के अंदर भी कपड़े कम सूखते हैं। क्यों सूखते हैं कम? इसका रीजन है क्योंकि हवा के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, उससे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जब ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे कपड़े कम सूखते हैं, मतलब वाष्पीकरण हमारा कम हो जाता है। हम बात करते हैं किसके बारे में? वायु की स्पीड के बारे में, जैसे बोलते हैं विंड स्पीड। अगर हवा की यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दिया जाए, हवा बहुत स्पीड से चल रही है, साए 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 हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं एवोपरेशन तेज हो जाएगा। तो ये साथियों चार फैक्टर्स हैं, ये इसके चार कारक हैं, और ये चार कारक होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसको? यहाँ पे वाष्पीकरण को डिपेंड करते हैं, या वाष्पीकरण इन पे डिपेंड करता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, बताओ जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, हमारे पास में डायग्राम दिया गया है साथियों ABCD का, ABCD, ये चार डायग्राम हमारे पास में, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है भैया। अब ये बताओ कि किसके अंदर एवोपरेशन जो है वो ज्यादा होने वाला है, ये बताओ जल्दी से, किसके अंदर एवोपरेशन जो है वो ज्यादा होगा, किसमें बहुत तेज होगा? जल्दी से बताओ, मैं देखना चाहता हूं मेरे कितने छोटे भाई बहन हैं जो इसका सटीक आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पे दे पाएंगे। बताओ किसमें एवोपरेशन ज्यादा होने वाला है, स्पीड से होने वाला है? देखो मैंने क्या बताया कि एवोपरेशन जो होती है साथियों सरफेस फिनोमेना होती है। अब अगर इसे हमेशा खुले बर्तन में रखा जाता है, अब आपने क्या कर दिया साथियों, ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कैसा बर्तन है साथियों, ये हमारे पास में बंद बर्तन है। बोलो हाँ या ना? ये हमारे पास में कैसा है? देखो बेटा बंद है, मतलब ये क्लोज्ड है, और क्लोज्ड के अंदर तो एवोपरेशन होता ही नहीं है ना? अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में। देखो बी का जो सरफेस एरिया है, जो बी का साथियों एरिया है वो कैसा है? कम है, यहां पे भी कम हो जाएगा, तो बी को भी हटा दो। अब बचा हमारे पास में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि भैया इसका भी सरफेस एरिया इतना बड़ा है और सी का भी सरफेस एरिया बड़ा है, दोनों बराबर है। लेकिन आप एडिशनल पॉइंट देखो कि सी के अंदर हमने क्या किया साथियों? हवा दे दी। देखो तो ए के अंदर तो वाष्पीकरण हो रहा होगा, सी के अंदर भी हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया साथियों, इसमें एडिशनल एयर दे दी, जैसे ही मैंने हवा दे दी, तो कहीं ना कहीं हवा से मतलब स्पीड बढ़ चुकी है। हवा की स्पीड बढ़ने से हमारा जो वाष्पीकरण होता है वो धीमे होता है, तेज होता है? तेज होता है। मतलब सबसे ज्यादा सबसे तेज गति से जो वाष्पीकरण होगा वो किसमें होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? तो ऑप्शन सी जो है साथियों वो हमारा सत्य होगा। इस बात को जरा समझिएगा। कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपसे पूछेंगे बताइए कि सर यहाँ पे वाष्पीकरण के उदाहरण क्या क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल देखो, जैसे पूछेंगे बताओ कि हमारी वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल क्या होती है? देखो वाटर साइकिल क्या चीज होती है? आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर पानी जो होता है अपने आप को बैलेंस करता रहता है। कैसे करता रहता है बैलेंस? बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूं। जैसे आप नोटिस करो कि समुद्र है, समुद्र के अंदर से पानी यहाँ पे भाप बन के ऊपर जाएगा, किसके थ्रू? एवोपरेशन के थ्रू। जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो ऊपर यहां पे पानी जम जाएगा। पानी जैसे जमेगा, पानी जमने के बाद हम जब बात करेंगे, ठीक है, पानी यहां पे जमने के बाद देखिए साथियों कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब यहां पे संघनन होता है, और संघनन के बाद पानी यहां पे नीचे आता है। इस प्रकार से जो पानी है वो लगातार साइकिल कंप्लीट करता है। इसको हम जब बात करते हैं बोलते हैं वाटर साइकिल। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है, बताइए कि हमारे पास में इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो पहला है हमारे पास में वाटर साइकिल, दूसरा है पसीना। जो पसीना हमें आता है साथियों किस कारण से आता है? एवोपरेशन के थ्रू आता है। कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? एवोपरेशन के थ्रू सूख जाते हैं, वाष्पीकरण से सूख जाते हैं। नमक का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट किससे होता है? एवोपरेशन से होता है। आपको बताऊं कैसे होगा? देखो कि यहां पे हम बात करते हैं कैसे होता है कि जब हम यहां पे समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लेंगे और उसे रोक देंगे, तो रोकने के बाद साथियों कुछ समय के बाद समुद्र का पानी उड़ना शुरू कर देगा, है ना? और फिर यहां पे पानी उड़ जाएगा और सिर्फ नमक रह जाएगा। उसे बोलते हैं सीधे सीधे नमक का निर्माण होना। आप अपने त्वचा के ऊपर कोई पेट्रोल डालो, एसीटोन डालो,
इससे भी साथियों कहीं ना कहीं हमारी त्वचा पर ठंडक का एहसास होता है। तो ये भी हमारे पास में कौन सी प्रोसेस है, वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है। मैं ये बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, कि वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। जैसे पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि मटकी का पानी ठंडा क्यों लगता है, ये भी रीजन बताओ। तो मटके का पानी ठंडा इसलिए होता है साथियों, उसका रीजन समझो, क्योंकि मटके के पानी के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं। इन छोटे छोटे छेदों के माध्यम से होता यह है कि यहां पे मटके का पानी देखो रिस रिस के ऊपर आएगा। अब जैसे पानी ऊपर आया तो वाष्पीकरण के थ्रू, एवोपरेशन के थ्रू ये पानी सारा का सारा उड़ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब वाष्पीकरण होती है तो वो अपने साथ में हीट को लेके जाती है। अब जिस जगह से आप हीट खींच लोगे, जिस जगह से आप ऊष्मा ले लोगे, उस जगह का तापमान घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। समझ गए? अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे बर्फ लगाई, तो बर्फ लगाने के बाद ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि उस जगह की जो हीट होती है वो कम हो जाती है। तो ये सबके सब रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए बहुत ही बड़ी तरीके से। ये हमने यहाँ पे कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास में थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हैं, उनको मैं कराऊंगा अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इन बातों को जरा समझिएगा, क्योंकि अब हमारे पास में जो बेसिक फंडामेंटल थे, मैंने बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट करा दिए। अब बेसिक फंडामेंटल की बात आती है, अब इस चैप्टर के थोड़े से हाई कंसेप्ट हम शुरू करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री में हमारा ये जो टॉपिक है, मैटर वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है। तकरीबन तकरीबन इसकी 6 क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस होंगी। तो 5 क्लासेस के बाद साथियों हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। अकेला ये जो चैप्टर है हमारा 5 क्लासेस का है, तो 5 क्लासेस में लूंगा इसके अंदर। उसके बाद हमारी फिर स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। बताइए। ठीक है बालक, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।